वसंत मार्च वर्ष 22 संत दिव्य भूमि में राजधानी में यह एक जीवंत दृश्य था। हर जगह फूल खिले हुए थे। गू हवेली में बेगोनिया सबसे अलग दिख रहे थे, जो बगीचे को विभिन्न रंगों से सजा रहे थे। उन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया था क्योंकि गू हवेली की दूसरी मिस बेगोनिया के प्रति पक्षपाती थी। इसके ठीक विपरीत क्योग मंडप स्थित था। यह एक तंग और जर्जर घर था जिसके आंगन में घास फूस उगी हुई थी। लगभग कोई भी धूप इस जगह से होकर नहीं आ पाती थी, जिससे आसपास का वातावरण बेहद नम रहता था। अगर यह गू हवेली के क्षेत्र में स्थित नहीं होता तो इस जमीन के टुकड़े को गलती से झुगी बस्ती मान लिया जाता। गू चावयान को लगा कि उसका शरीर चिपचिपा और ठंडा था। उसने अपनी आंखें खोली और अचानक आए रोशनी से अंधी हो गई। गू चावयान को चक्कर आ रहा था और वह अपने आसपास की बड़बड़ाहट को समझ नहीं पा रही थी। उसके सिर में भयंकर दर्द हो रहा था और उसका पेट फूला हुआ लग रहा था। क्या उसके पेट में पानी भरा हुआ था? उसके कपड़े भीगे हुए थे और कपड़े उसके शरीर से कसकर चिपके हुए थे। उसे याद आया कि वो मर चुकी है। क्या अब अंतिम संस्कार कक्ष में उसकी लाश को नहलाया जा रहा था? लेकिन उसके कपड़ों का रंग गलत था। उसने भांग के कपड़े से बनी पोशाक पहन रखी थी। गू चावयान ने अपने हाथ ऊपर उठाए और पाया कि वे मोटे और काले थे। वो इतनी मोटी कभी नहीं रही थी। उसकी त्वचा हमेशा पीली और नाजुक थी और उसका चेहरा सबसे सुंदर में से एक माना जाता था। ओह मिस, आखिरकार आप जाग गई है। हल्के हरे रंग के कपड़ों में एक छाया गू चावयान के सामने आई। जैसे ही उसने अपने दुखते शरीर को हिलाने की कोशिश की, मिस ओल्ड मास्टर ने कहा था कि एक बार जब आप जाग जाती हैं तो आपको सामने के यार्ड में जाना चाहिए, लेकिन मुझे डर है। बोलते बोलते लड़की रोने लगी। लगता है राजकुमार के साथ आपकी शादी टूट गई है। मिस, आप उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसने आपके साथ इतना बेरहमी से पेश आया। भविष्य में आप क्या करेगी? मैडम, जब आप छोटी थी तब चली गई और ओल्ड मास्टर इतने। मिस प्रिंस, शादी? क्या हो रहा था? गू चावयान कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक यादों का एक ऐसा सैलाब उसके दिमाग में उमड़ पड़ा जो उसका नहीं था। वर्तमान विश्व में 4 देश थे: उत्तरी क्यू भूमि, संत दिव्य भूमि, पंख शहतूत भूमि और बादल भूमि। वो वर्तमान में संत दिव्य भूमि में थी। इस निकाय की मूल मेजबान गू चावयान थी, जो संत दिव्य भूमि की राजधानी में गू परिवार की सीधी बेटी थी। गू चावयान की सगाई बचपन में ही ड्यूक चांगनिंग के राजकुमार लू जिमिंग से तय हो गई थी। गू चावयान, वंश की बेटी, बचपन से ही बहुत मोटी और सांवली त्वचा वाली बच्ची थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, वो और भी भयानक दिखने लगी। इसके अलावा उसका स्वभाव बहुत खराब था और कभी कभी वो दूसरे महलों की चीजें चुरा लेती थी और नौकरों को भी नहीं छोड़ती थी। अंत में वो न केवल अपने मंगेतर बल्कि गू हवेली के सभी लोगों से घृणा करने लगी। इसलिए, किन, रोना बंद करो और मेरे लिए एक आईना लाओ। गू चावयान शांत और ठंडी आवाज में बोल रही थी। किन को हमेशा अपनी मिस की आवाज बेहद खूबसूरत लगती थी, खासकर तब जब वो अक्सर की तरह चिल्लाती नहीं थी। किन को सबसे अधिक आश्चर्य इस बात से हुआ कि वो स्वयं को आईने में देखना चाहती थी। इतने सालों में उसकी मिस ने एक बार भी खुद को आईने में नहीं देखा था। जब वो 10 साल की हुई तो उसे आखिरकार बाहर घूमने जाने का मौका मिला। अपनी पहली ही यात्रा में उसे मोटा और बदसूरत होने के लिए मजाक उड़ाया गया। कहानी फैल गई कि गू परिवार की एक लड़की देखने में घिनौनी है। उस पल से उसकी मिस का स्वभाव भी बदलने लगा। यही वो दिन था जब उसने खुद को आईने में देखना बंद कर दिया। किंग झिझकी, वो अपनी मिस को चोट नहीं पहचाना चाहती थी। क्या हम सामने वाले आंगन में नहीं जा रहे हैं? मुझे अभी आईना लाओ। गू चावयान थोड़ा सख्त लग रहा था। वह अपने पिछले जीवन में एक एजेंट थी और हमेशा मामलों से निपटने में दृढ़ थी। इस समय वो वास्तव में अपनी शक्ल देखना चाहती थी, लेकिन ये लड़की हिलती नहीं थी, जिससे वो चिड़चिड़ी हो जाती थी। उसकी आज्ञाकारी आवाज सुनकर किंग बिना किसी देरी के दर्पण लाने चला गया। जब उसे कांस्य दर्पण दिया गया तो गू चावयान ने अपना प्रतिबिंब देखा और लगभग बेहोश हो गई। अरे, वो सचमुच बदसूरत थी। अपनी शादी से एक दिन पहले गू चावयान को ड्यूक चांगनिंग के हवेली से तलाक के कागज मिले। वो बिना किसी हिचकिचाहट के ड्यूक चांगनिंग के महल में चली गई और महल के सामने घुटनों के बल घंटों बैठी रही। राजकुमार से विनती करती रही कि वो उसे तलाक न दे। वो रोई, चिल्लाई और यहाँ तक कि उसने अपनी जान लेने की धमकी भी दी। हवेली के सभी सदस्यों के सामने लू जिमिंग ने उससे धीरे से कहा कि वो तलाक के कागज वापस ले लेगा, बशर्ते वो झील में कूद जाए। गू चावयान ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा किया। आखिरकार उसे सिर्फ इसलिए बचा लिया गया क्योंकि वो गू हवेली का हिस्सा थी। उसे पानी में भीगते हुए गू हवेली में वापस लाया गया। इस प्रक्रिया में वह राजधानी में सबसे बड़ी हंसी का पात्र बन गई। जाहिर है, उसके पिता बेहद गुस्से में थे। जहां तक गू चावयान को याद है, उसकी दूसरी बहन, जो पूरे परिवार में सबसे सुंदर महिला थी, भी इस योजना में शामिल थी। गू चावयान को उम्मीद नहीं थी कि इस शरीर के मूल मेजबान को उससे भी ज्यादा कठिन जीवन का अनुभव हुआ होगा। वो खुद को उसके लिए थोड़ा दुखी महसूस करने से नहीं रोक पाए। खैर, चूंकि वो अब अपने शरीर में थी, इसलिए वो निश्चित रूप से वो सब कुछ वापस पाने जा रही थी जो उसका होना चाहिए था, और वो बदला लेने जा रही थी जो मेजबान को लेना चाहिए था। उसका चेहरा गेंद की तरह गोल था और उसके चेहरे की विशेषताएं उसके उभरे हुए गालों की वजह से पूरी तरह से सपाट थी। उसकी त्वचा भी बहुत ज्यादा सांवली थी। गू चावयान ने खुद को नापकर देखा और पाया कि उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे। सच कहूं तो बिल्कुल गंदे।
यदि किंग उसे मिस कहकर न बुलाता तो वो सोचती कि वो एक भिखारी है। उसकी पीड़ा भरी नजर देखकर किंग फिर से रोया। मिस, मुझे माफ कर दो। गू चाओयान चिढ़ गई। उसे रोते हुए लोग पसंद नहीं थे और ये लड़की हर समय आंसू बहाती हुई दिखती थी। वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि किंग मूल मेजबान के प्रति वास्तव में वफादार थी। यही कारण था कि वो इस लड़की के साथ अच्छा व्यवहार करे। वास्तव में अभी कुछ देर पहले वो थोड़ा चौंक गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका शरीर इतना बदसूरत लगेगा, लेकिन अब उसे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मूल होस्ट के विपरीत उसे चिकित्सा का गहन ज्ञान था। उसके लिए वजन कम करना और टैन हटाना मुश्किल नहीं था। उसे बस कुछ समय की जरूरत थी। मामले पर विचार करने के बाद गू चाओयान काफी शांत हो गया। उसने किंग से नरमी से बात की। याद रखना कि अब से इतनी आसानी से रोना मत। मेरे रहते कोई भी हमें कभी परेशान नहीं करेगा। मेरे साथ सामने वाले आंगन में आओ। किंग ने अपनी मिस पर एक अवचेतन नजर डाली। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। गू चाओयान की आंखें साफ थी और इस पल में वो शांत, आत्मविश्वासी और तर्कसंगत दिख रही थी। किसी कारण से किंग बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बातों पर विश्वास करने के लिए ललचा गया। गू चाओयान किंग को साथ लेकर सामने वाले आंगन में गया। कियोंग मंडप के बाहर का माहौल जीवंत लग रहा था। सामने के आंगन में हंसी के ठहाके गूंज रहे थे, मानो गू हवेली में कुछ अनहोनी न हुई हो। शायद उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि गू हवेली की सगी बेटी झील में डूबने से मर गई थी। देहांतरित गू चाओयान शिष्टाचार और अनुशासन में पारंगत थे। यद्यपि विभिन्न युगों में प्रोटोकॉल अलग अलग थे, फिर भी अवचेतन रूप से वो एक सुरुचिपूर्ण छवि देने में सफल रही। अपने मोटे शरीर के बोझ के बावजूद वो आत्मविश्वास और स्थिरता के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही वे सामने के आंगन में पहुंचे, एक तीखी महिला की आवाज उठी। अजीब आदमी आ रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि अचानक से आंगन में बदबू आने लगी। जैसे ही तीखी आवाजें उठी, नौकरों ने भी अपने नाक और मुंह ढक लिए, मानो सचमुच कोई बदबू आ रही हो। हमेशा की तरह गू चाओयान का तिरस्कार और उपहासपूर्ण शब्दों के साथ स्वागत किया गया। हवेली के कर्मचारियों ने भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार किया। NOWELL-BE-IN.C ओम। लेकिन इस बार गू चाओयान उन लोगों को निराश करने जा रही थी जो उसका मजाक उड़ाना चाहते थे। पहले की तरह उन लोगों पर गुस्सा करने या उन्हें कोसने के बजाय इस बार उसने उन्हें हवा की तरह समझा। उसने अपनी पीठ सीधी रखी और शान से आगे बढ़ी। उसने गू जियुयंग की तरफ एक नजर भी नहीं डाली जब वो उसके पास से गुजरी। ऐसा लग रहा था जैसे गू जियुयंग रास्ते के बीच में एक हास्यास्पद जोकर था। गू शियायुइंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गू चाओयान का अपमान करने का इरादा किया था, लेकिन इस समय और इस जगह पर वो अपने गुस्से को नियंत्रित करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। गू चाओयान ने हॉल में प्रवेश करते ही अपने कदम रोक लिए। सामने वाले आंगन के हॉल में 3 सुंदर वस्त्र पहने हुए आदमी बैठे थे। ऊपर की सीट पर एक आदमी बैठा था जो बर्फीले सफेद लबादे में था और उसकी कमर पर एक शुभ दिखने वाली बेल्ट थी। उसकी बेल्ट पर बहुत बढ़िया क्वालिटी की स्याही लगी हुई थी। उसके बालों के बीच में एक जेड मुकुट लटका हुआ था। वो इतना ठंडा लग रहा था मानो उसे कमरे में किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, यहाँ तक कि गू चाओयान में भी नहीं, जिसके प्रति उसने कोई भावना नहीं दिखाई। उसकी आंखों में उसके रूप के कारण कोई तिरस्कार या घृणा नहीं थी। इससे गू चाओयान को थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। कम से कम वो उसके और बाकी सभी के साथ समान व्यवहार करता था, भले ही वो उदासीनता से ही क्यों ना हो। लेकिन जहां तक वो मूल मेजबान की याददाश्त के अनुसार समझ सकती थी, उसे नहीं पता था कि यह आदमी कौन था। जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे और जिस तरह से वो बात कर रहा था, उससे लगता था कि वह एक कुलीन व्यक्ति था। अन्यथा लू जिमिंग जैसा घमंडी आदमी उसे सबसे ऊंची सीट पर बैठने की अनुमति नहीं देता। लू जिमिंग के बोलने से पहले ही उसके पिता गू जेनकांग अधीरता से खड़े हो गए और अपनी उंगलियों से गू चाओयान पर चिल्लाने लगे। अब लॉर्ड हुआई और प्रिंस लू जिमिंग को नमस्कार करें। क्या आप गू हवेली को और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? गू चाओयान ने अपने पिता की उपेक्षा की। उसने लॉर्ड हुआई और लू जिमिंग को उचित और शांत तरीके से अभिवादन किया। उसका व्यवहार सुरुचिपूर्ण, दृढ़ और तीखा था। मैं चाओयान हूँ, एक आम नागरिक। कृपया मेरा अभिवादन स्वीकार करें, लॉर्ड हुआई, प्रिंस लू जिमिंग और पिताजी। अभिवादन समाप्त करने के बाद वो वहीं स्थिर खड़ी रही। झो हुआइजिन खुद को रोक नहीं पाई और उसे फिर से देखा। वो थोड़ी मोटी हो सकती थी, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं और वह अपने बारे में एक संतुलन बनाए हुए थी। भले ही उसे पता चल गया था कि वह भगवान हुआई है, लेकिन उसने उसका अभिवादन करते समय अपना संयम नहीं खोया। यह व्यवहार शहर की आम कुलीन लड़कियों से अलग था। वो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा कि अफवाहों में उसका वर्णन किया गया था। दिलचस्प। चाओयान की असामान्य प्रतिक्रिया लू जिमिंग की नजरों से छिपी नहीं रही। वो भी थोड़ा हैरान था, फिर भी वो भावना एक पल में दूर हो गई। वह लंबे समय से गू चाओयान के साथ अपनी सगाई रद्द करना चाहता था और आज आखिरी मौका था। वह उसके थोड़े बेहतर व्यवहार के कारण संभवतः इस विचार को छोड़ नहीं सकता था। पिछले कुछ वर्षों में गू चाओयान के साथ अपनी सगाई के कारण उसका काफी मजाक उड़ाया गया था। वह ड्यूक चांगनिंग का राजकुमार था और उसे एक बेहतर लड़की से शादी करने का पूरा अधिकार था। NOWELL-BE-IN.CO उसे इस घिनौनी लड़की से शादी क्यों करनी चाहिए? जाहिर है वो पूरी तरह से भूल गया था कि कैसे उसने लगभग अपनी जान गंवा दी थी,
लेकिन गू चाओयान की मां के कारण ऐसा नहीं हो सका। उसने अपने चेहरे पर पूरी तरह से तिरस्कार दिखाया और कहा, गू चाओयान, मैं आज तुम्हारे साथ अपनी सगाई रद्द करने आया हूँ। यहाँ भगवान हुआई मेरे गवाह है। फिर से अपनी भावनात्मक ब्लैकमेलिंग शुरू मत करो। मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन मेरे लिए आकांक्षा रखने से पहले तुम्हें अपने मूत्र में खुद को देखना होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह ऊंची आवाज में बोलता रहा, ये कार्यक्रम आज रद्द करना ही होगा, चाहे तुम्हें ये पसंद हो या नहीं। गू रुक्सुए ने नौकरानी को तुरंत कागज और कलम लाने का इशारा किया। लू जिमिंग ने कलम पकड़ी और लिखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक सेकंड भी और इंतजार नहीं कर सकता था। इससे पहले कि वो कुछ लिख पाता, लू जिमिंग को अचानक ख्याल आया कि गू चाओयान संभवतः फिर से कुछ पागलपन कर सकता है। इसलिए उसने 2 नौकर लड़कियों से कहा, तुम दोनों जाओ और उसे पकड़ो, कहीं ये बदसूरत अजीब आदमी कुछ बेवकूफी करने की योजना न बना ले। ये गू रुक्सुए की नौकर लड़कियां थीं। जब उन्हें ऑर्डर मिला तो उन्होंने एक सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। गू चाओयान ने व्यंग्य किया और प्रतिरोध करने की जहमत न उठाते हुए उन्हें उसे पकड़ने दिया। जब तक लू जिमिंग का तलाक का पत्र उसके सामने नहीं फेंका गया, तब तक दोनों नौकरों ने उसे नहीं छोड़ा। गू चाओयान ने मुश्किल से नीचे बैठकर पत्र उठाने की कोशिश की। जैसे ही उसके हाथ कागज पर लगे, लू जिमिंग ने व्यंग्य किया, घृणित अजीबोगरीब, ऐसा मत सोचो कि अगर तुमने इसे फाड़ दिया तो ये गिनती में नहीं आएगा। लू जिमिंग की ओर देखने के बजाय गू चाओयान ने अपने तथाकथित पिता की ओर देखा। उसके पिता ऐसे दिखावा कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्हें लग रहा था कि यह लड़की, जिसे इस समय अपमानित किया जा रहा था, उनकी अपनी बेटी नहीं थी, जैसा कि अपेक्षित था। उन्होंने विरोध में एक भी शब्द नहीं कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि गू चाओयान को इन वर्षों के दौरान इतनी भयानक रूप से धमकाया गया था। वो व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, गू चाओयान ने एक घिसा पिटा कपड़ा पहना हुआ था क्योंकि गू हवेली ने उसे कभी कोई नया कपड़ा नहीं दिया था। अतीत में उसकी अच्छी बहनें भी उसे पीटने के लिए झुंड में आई थी, जिससे उसके कपड़े और भी खराब हो गए थे। फिर भी उसने अपने कपड़ों को सुरुचिपूर्ण ढंग से ठीक किया और पत्र को दूर रख दिया। फिर उसने लू जिमिंग की ओर एक शांत नजर डाली। आज से मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत शांत भाव से बोली, मानो ये पत्र पाने का उसका शुरू से ही इरादा था। घर में हर कोई आश्चर्यचकित था, यहाँ तक कि लू जिमिंग भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। यह महिला बचपन से ही उसकी चापलूसी करती आ रही थी और वो जो भी कहता वो उसे पूरा कर देती। उसने सोचा था कि जब इस जोक को पत्र मिलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा और वो अपनी सामान्य हरकतें शुरू कर देगी। आखिर उसने पिछले कुछ सालों में कई बेवकूफ़ी भरी हरकतें की थी। उदाहरण के लिए 2 दिन पहले जब उसने उसे झील में कूदने के लिए कहा तो उसने सचमुच ऐसा किया। लेकिन इस बार विवाह निरस्तीकरण पत्र मिलने के बाद उनकी प्रतिक्रिया बहुत शांत दिखी। लू जिमिंग को थोड़ा अप्रसन्नता महसूस हुई। वह तुरंत चले जाने का इरादा रखता था, लेकिन अचानक वह दयालुता से पेश आने लगा। गू चाओयान पर नजर रखते हुए उसने आज्ञाकारी लहजे में कहा, तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, है ना? गू चाओयान चुप रहा और मन ही मन ऐसे अहंकारी शब्दों के लिए उसका मजाक उड़ाया। चूंकि यह आपकी सबसे बड़ी इच्छा है तो मैं आपको एक मौका दे सकता हूं। यदि आप यह एक काम करने में सक्षम हैं तो मैं आपसे एक उपपत्नी के रूप में विवाह कर सकता हूं और आपको ड्यूक चांगमिंग की हवेली में आने की अनुमति दे सकता हूं। आखिरकार मैं एक उदार व्यक्ति हूं। लू जिमिंग इस समय वास्तव में घमंडी लग रहा था। वो गू चाओयान को एक बार फिर से मूर्ख बनते देखने का इंतजार कर रहा था। गू चाओयान ने मन ही मन उपहास किया। उसे उसकी पत्नी होने की भी परवाह नहीं थी। वो रखेल बनने के बारे में क्यों सोचेगी? तो उसने दृढ़ता से उत्तर दिया, माफ कीजिए, मैं ऐसा नहीं करूंगी। हाँ, गू चाओयान ने अपना सिर घुमाया और पाया कि यह हिमशैल भगवान हुआई था जिसने इस तरह से प्रतिक्रिया की थी। उसकी हंसी ज्यादा देर तक नहीं चली। जल्द ही वह फिर से उदासीन भाव में आ गया। लेकिन लू जिमिंग पूरी तरह से नाराज था। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे मना करने की? लू जिमिंग लॉर्ड हुआई के बारे में कुछ नहीं कर सकता था, जिसने अभी अभी उसका मजाक उड़ाया था। हालांकि वो अपमानित महसूस कर रहा था। इसलिए उसने गू चाओयान की ओर अपनी तर्जनी उंगली उठाई और कुछ असंगत शब्द कहे और फिर हार मान ली। दूसरी ओर गू शियाओइंग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने तिरस्कारपूर्ण लेकिन दिखावटी मासूमियत भरे लहजे में पूछा, बहन, तुम मुश्किल से मिल रही हो, है ना? दयनीय भाव से उसने कहा, लेकिन सगाई पहले ही टूट चुकी है, इसलिए अब कुछ नहीं चलेगा। लू जिमिंग को गू जियुएन की बात पसंद आई और उसे कम परेशानी महसूस हुई। ये देखकर गू रुक्सू भी साथ देने लगा। सच है, उसके जैसी घिनौनी पागल औरत शर्मीली ही रहना चाहती है। उसने ये हुनर कहाँ से सीखा? अगर तुम ऐसी कोई चाल भी चलोगे तो भी राजकुमार को पत्र याद नहीं आएगा। सपने देखते रहो। गू चाओयान ने उपहास किया, क्या आप मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं? ये बदमाश किसी भी चाल के साथ आने लायक नहीं था। गू चाओयान ने गू रुक्सू को आधे अधूरे मुस्कान के साथ देखा और कहा, बहन जियुइंग, तुम वाकई चतुर हो। तुम तुरंत समझ गई कि मैं तुम्हें पाने के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा हूं। तुमने ऐसी कई तरकीबें अक्सर इस्तेमाल की होंगी, है ना? इसीलिए तुमने पहली बार में ही इसे पहचान लिया, है ना? ये शब्द अभी बोले ही थे कि गू शियुएन का चेहरा पीला और बेरंग हो गया। राजकुमार और भगवान हुआई दोनों यहाँ थे। इसके अलावा भगवान हुआई एक महान व्यक्ति थे।
इस दुष्ट गू चाओयान ने उनके सामने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? वो भविष्य में एक संयमित महिला के रूप में अपनी छवि कैसे बनाए रख पाएगी? उसे इस बात का पछतावा था कि उसने उसे उस दिन झील के तल पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ा। आप गू रुक्सू ने गू चाओयान की ओर इशारा किया और उसे डांटने ही वाला था कि लॉर्ड हुआई ने खड़े होकर थोड़ी अधीरता के साथ कहा, क्योंकि राजकुमार ने पहले ही विवाह रद्द करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूँ, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, अलविदा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया। काली वर्दी पहने हुए गार्ड उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि अन्य लोग उन्हें विदा करने के लिए सम्मानपूर्वक झुके हुए थे। जब लॉर्ड हुआई ने अपने प्रस्थान की घोषणा की तो किसी को भी गू रुक्सुए की नाराजगी की परवाह नहीं थी। भगवान हुआई जैसे उच्च पद वाले व्यक्ति पहली बार गू हवेली में आए थे। जाहिर है, घर में हर कोई उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। उन्हें डर था कि थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें परेशान कर देगी। गू चाओयान ने स्थिति को अच्छी तरह से समझा। वो एक तरफ हट गई ताकि उसके पास से गुजरने के लिए पर्याप्त जगह हो। सफेद पोशाक पहने हुए लॉर्ड हुआई नजदीक से और भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहे थे। उसके पास पहुंचते ही उसने अपने कदम धीमे कर दिए। कुछ देर के लिए एक आधी मुस्कान दिखाने के बाद, जिसे सिर्फ गू चाओयान ही देख सकता था, उसने अपनी ठंडी आभा वापस पा ली और चला गया। गू चाओयान उलझन में था। लॉर्ड हुआई उस पर क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्या वो इतनी मजेदार थी? क्या उसके चेहरे पर कुछ लग गया था? गू चाओयान ने उसके गालों को ध्यान से छुआ, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने अपना सिर हिलाया। वो इस समय इन छोटी छोटी बातों की परवाह करने के मूड में नहीं थी। वो अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं रुकना चाहती थी। उसे संदेह था कि पूरे गू हवेली में कोई भी उसे यहाँ नहीं देखना चाहेगा। उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने किंग के साथ कियोंग मंडप में लौटने का फैसला किया। लेकिन वो अभी मुड़ी ही थी कि पीछे से एक क्रोधित आवाज आए। रुकना! गू चाओयान ने ऊपर देखा और देखा कि गू जेनकांग उसके सामने खड़ा था। वो अभी अभी लॉर्ड हुआई को विदा करके लौटा था। और क्या चाहिए, पापा? गू चाओयान की आवाज ठंडी लग रही थी। उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में कोई स्नेह नहीं था। अपने दांत पीसते हुए गू जेनकांग ने गू चाओयान को भयंकर रूप से देखा। उसने सगाई रद्द करने की अनुमति दे दी थी, क्योंकि ड्यूक चांगनिंग का बेटा राजकुमार कभी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करने वाला था जिसकी मां एक व्यवसायी महिला थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि इस लड़की में बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं था। वो इस मामले को आसानी से और सहजता से सुलझा सकता था, लेकिन इस कुतिया ने अंत में बहुत परेशानी खड़ी कर दी। NOWELL-BE-IN.C इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उस पर हंसती थी या नहीं, लेकिन जब उसकी वजह से गू हवेली को कीचड़ में घसीटा गया तो इससे बहुत फर्क पड़ा। ये शब्द अभी बोले ही थे कि गू शियायुइन का चेहरा पीला और बेरंग हो गया। राजकुमार और भगवान हुआई दोनों यहाँ थे। इसके अलावा भगवान हुआई एक महान व्यक्ति थे। इस दुष्ट गू चाओयान ने उनके सामने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? वह भविष्य में एक संयमित महिला के रूप में अपनी छवि कैसे बनाए रख पाएगी? उसे इस बात का पछतावा था कि उसने उसे उस दिन झील के तल पर मरने के लिए क्यों नहीं छोड़ा। NOWELL-BE-JNN आप गू रुक्सू ने गू चाओयान की ओर इशारा किया और उसे डांटने ही वाला था कि लॉर्ड हुआई ने खड़े होकर थोड़ी अधीरता के साथ कहा, क्योंकि राजकुमार ने पहले ही विवाह रद्द करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है, इसलिए मैं अब विदा लेता हूँ, मुझे दूसरे काम निपटाने हैं, अलविदा। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और किसी को भी अपने पास नहीं आने दिया। काली वर्दी पहने हुए गार्ड उनके पीछे पीछे चल रहे थे, जबकि अन्य लोग उन्हें विदा करने के लिए सम्मानपूर्वक झुके हुए थे। जब लॉर्ड हुआई ने अपने प्रस्थान की घोषणा की तो किसी को भी गू रुक्सुए की नाराजगी की परवाह नहीं थी। भगवान हुआई जैसे उच्च पद वाले व्यक्ति पहली बार गू हवेली में आए थे। जाहिर है, घर में हर कोई उनकी बहुत प्रशंसा कर रहा था। उन्हें डर था कि थोड़ी सी भी लापरवाही उन्हें परेशान कर देगी। गू चाओयान ने स्थिति को अच्छी तरह से समझा। वो एक तरफ हट गई ताकि उसके पास से गुजरने के लिए पर्याप्त जगह हो। सफेद पोशाक पहने हुए लॉर्ड हुआई नजदीक से और भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहे थे। उसके पास पहुंचते ही उसने अपने कदम धीमे कर दिए। कुछ देर के लिए एक आधी मुस्कान दिखाने के बाद, जिसे सिर्फ गू चाओयान ही देख सकता था, उसने अपनी ठंडी आभा वापस पा ली और चला गया। गू चाओयान उलझन में था। लॉर्ड हुआई उस पर क्यों मुस्कुरा रहे थे? क्या वो इतनी मजेदार थी? क्या उसके चेहरे पर कुछ लग गया था? गू चाओयान ने उसके गालों को ध्यान से छुआ, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने अपना सिर हिलाया। वो इस समय इन छोटी छोटी बातों की परवाह करने के मूड में नहीं थी। वो अब यहाँ और अधिक समय तक नहीं रुकना चाहती थी। उसे संदेह था कि पूरे गू हवेली में कोई भी उसे यहाँ नहीं देखना चाहेगा। उसे उनमें से कोई भी पसंद नहीं था, इसलिए उसने किंग के साथ कियोंग मंडप में लौटने का फैसला किया। लेकिन वो अभी मुड़ी ही थी कि पीछे से एक क्रोधित आवाज आए। रुकना! गू चाओयान ने ऊपर देखा और देखा कि गू जेनकांग उसके सामने खड़ा था। वो अभी अभी लॉर्ड हुआई को विदा करके लौटा था। और क्या चाहिए, पापा? गू चाओयान की आवाज ठंडी लग रही थी। उसका सिर थोड़ा नीचे झुका हुआ था, लेकिन उसकी आवाज में कोई स्नेह नहीं था। अपने दांत पीसते हुए गू जेनकांग ने गू चाओयान को भयंकर रूप से देखा। उसने सगाई रद्द करने की अनुमति इसलिए दी थी क्योंकि ड्यूक चांगनिंग का बेटा राजकुमार कभी भी ऐसी लड़की से शादी नहीं करने वाला था जिसकी मां एक व्यवसायी महिला थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि इस लड़की में बुनियादी शिष्टाचार भी नहीं था।
वह इस मामले को आसानी से और सहजता से सुलझा सकता था, लेकिन इस कुतिया ने अंत में बहुत परेशानी खड़ी कर दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उस पर हंसती थी या नहीं, लेकिन जब उसकी वजह से गू हवेली को कीचड़ में घसीटा गया तो इससे बहुत फर्क पड़ा। गू जेनकांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना हाथ उठाया और गू चाओयान के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। गू चाओयान उसे सफलतापूर्वक चकमा देने में सफल नहीं हुई। वह अभी अभी मौत के मुंह से बची थी और कुछ दिन पहले ही उसकी बहनों ने उसे पीटा था। नतीजतन इस थप्पड़ ने उसे जमीन पर गिरा दिया। गू चाओयान ने अपनी हथेली से अपना गाल ढक लिया। तुम बदसूरत औरत हो, तुम इस परिवार की बदनामी हो। राजकुमार ने तुम्हें रखेल का पद दिया था क्योंकि तुम गू हवेली का हिस्सा हो। तुम उसे किसी और तरीके से ठुकरा सकती थी, लेकिन तुमने उसे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। क्या तुम अभी भी राजकुमारी की पत्नी बनने का सपना देख रही हो? तुम्हारी माँ एक व्यवसायी महिला थी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि तुम ड्यूक चांगनिंग के बेटे की राजकुमारी बन सको। बस अपने आप को आईने में देखो। इस पूरी राजधानी में कौन तुमसे शादी करना चाहेगा? गू जेनकांग हर शब्द के साथ और भी ज्यादा उत्तेजित होता जा रहा था। उसने अपने चेहरे की ओर इशारा किया। तुम्हारे कारण मैं पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा हूँ। गू चाओयान ने पूरी ताकत से खुद को संभालने की कोशिश की। वो इस समय भले ही कमजोर हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी। NOWELL-BE ओम। गू परिवार के पुराने गुरु और गू चाओयान के पिता के रूप में वह न केवल अपनी बेटी की रक्षा करने में विफल रहे, बल्कि परिवार की प्रतिष्ठा खोने के लिए उसे दोषी भी ठहराया। इसके अलावा उन्होंने गू चाओयान की कुरूपता और उसकी मां के व्यवसायी होने पर भी अफसोस जताया। ये पूरी बात कितनी हास्यास्पद थी। इन पिछले सालों में गू चाओयान का जीवन बेहतर हो सकता था अगर उसके पिता ने उसकी रक्षा की होती और उसकी मदद की होती, या उसे अच्छे शिष्टाचार सिखाए होते। ये कुछ ऐसा था जो एक सामान्य पिता करता, लेकिन गू जेनकांग ने कभी उन बातों के बारे में नहीं सोचा। जब उसने गू चाओयान को अभी भी मुस्कुराते हुए देखा तो वह और भी क्रोधित हो गया। देखो तुमने क्या किया है। तुमने अपनी तीसरी बहन को भगवान हुआई के सामने अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? तुम सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। अगर तुम दुनिया के सामने खुद को शर्मिंदा करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। बस अपनी तीसरी बहन को अकेला छोड़ दो। तुम्हारी तीसरी बहन सुंदर और बुद्धिमान है। वो एक अच्छे परिवार में शादी करने जा रही है और गू हवेली को सम्मान दिलाएगी। तुम एक संकट के अलावा कुछ नहीं हो। गू जेनकांग ने उसे इतनी क्रूरता से डांटा कि उसने नौकरों पर भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। शायद उसके लिए गू चाओयान नौकर से भी बदतर थी। उसकी तथाकथित सुंदर और बुद्धिमान बहनें ये तमाशा देखकर खिलखिलाकर हंस रही थीं। उस पर अपनी नजरें गड़ाए हुए गू चाओयान ने उसे एक आखिरी मौका देने का फैसला किया, क्योंकि वो आखिरकार मूल मेजबान का असली पिता था। उसने कहा, पिताजी, आप मुझसे इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि मैं बदसूरत और मूर्ख हूं और इसलिए असाधारण स्थिति वाले किसी व्यक्ति से शादी नहीं कर सकती, है ना? अगर एक दिन मैं सुंदर और बुद्धिमान हो जाऊं और असाधारण स्थिति वाले किसी व्यक्ति से शादी करूं, तो क्या आप मुझे पसंद करेंगे? सुंदर बनो और किसी असाधारण व्यक्ति से शादी करो। गू चाशेंग, गू रुक्सू और गू शियाओयंग इतनी जोर से हंसे मानो उन्होंने अभी अभी कोई चुटकुला सुना हो। घर के नौकर भी उसका मजाक उड़ाने में पीछे नहीं थे। गू रुक्सू को अभी भी याद था कि गू चाओयान ने उससे क्या कहा था। उसके अवास्तविक सपने को सुनकर गू रुक्सू ने उपहास किया। गू चाओयान, क्या तुम बीमार हो? तुम्हें लगता है कि तुम इस जीवन में सुंदर बन सकती हो और किसी असाधारण व्यक्ति से शादी कर सकती हो? तुम शहर के भिखारियों के साथ अपनी किस्मत क्यों नहीं आजमाती? अगर वे तुम्हें चाहते हैं तो तुम भाग्यशाली हो। बहन, मुझे पता है कि सगाई रद्द होने के कारण आप निराश महसूस कर रही हैं, लेकिन आप इस तरह के जंगली दिवास्वप्नों में लिप्त नहीं हो सकती। गू जियुंग ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव के साथ कहा। गू जेनकांग ने अधीरता से गू चाओयान को देखा। उसने मान लिया कि इतनी बड़ी उत्तेजना के कारण वह अपना दिमाग खो बैठी है। क्यों मंडप में वापस जाओ, बाहर मत निकलो और हमें और शर्मिंदा मत करो। गू चाओयान वास्तव में अच्छी दिखने वाली नहीं थी। उसकी त्वचा बहुत ज्यादा सांवली थी और मोटापे के कारण उसका चेहरा सपाट लग रहा था। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एक कुशल चिकित्सक थी और उसे वजन कम करने तथा त्वचा का रंग हटाने में कुछ ही समय लगा। इस जगह पर आने से पहले उसने खुद को आईने में देखा था। उसके प्रतिबिंब में बड़ी और साफ आंखें और ऊंची नाक दिखाई दे रही थी। उसके होंठ पतले और गुलाबी रंग के थे। ये चेहरे की अद्भुत विशेषताएं थी। फिर भी उसके मोटापे और तन के कारण ये विशेषताएं वर्तमान में उजागर नहीं हो पा रही थी। मूल मेजबान की मां सुश्री लिन एक खूबसूरत महिला थी, इसलिए वो अपनी परिकल्पना के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी। जहां तक बुद्धिमत्ता की बात है, वो अपने पिछले जन्म में एक हत्यारी थी और उसे हर चीज का विस्तृत ज्ञान था। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। 21वीं सदी में एक उच्च स्तरीय भाड़े की योद्धा रही एक महिला इस प्राचीन युग में एक कमजोर महिला नहीं हो सकती। वो पिछले जन्म में कई अनिश्चित परिस्थितियों के बावजूद जीवित रहने और जीवन का आनंद लेने में सक्षम थी। वो निश्चित रूप से इस बार भी एक आशाजनक और उज्ज्वल भविष्य बनाने में सक्षम होगी। कितनी शर्म की बात है, वो वास्तव में गू परिवार को एक आखिरी मौका देना चाहती थी, लेकिन गू परिवार ने उसे बेकार समझकर उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अन्यथा वो भविष्य में परिवार की स्थिति को कुछ रैंक तक बढ़ाने में मदद कर सकती थी। गू चाओयान धीरे से खड़ी हुई। उसका शरीर बहुत दर्द कर रहा था।
वो लड़खड़ाकर आगे बढ़ी और फिर रुक गई। उसने इस तथाकथित पिता की ओर देखा और हल्की मुस्कान दिखाए। उसकी आंखें साफ और क्रिस्टल की तरह चमक रही थीं। पिताजी, मुझे उम्मीद है कि आज आपने जो किया है उसका आपको पछतावा नहीं होगा। गू झेनकांग ने नाक भान सिकोड़ी। मुझे अपने पिछले कामों का पछतावा है। मुझे तुम्हारी माँ को गर्भपात की दवा दे देनी चाहिए थी ताकि तुम, बेशर्म लड़की, कभी पैदा ही न होती। उसके बगल में खड़ी गू रुक्सू ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा, बहन, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मेरे पास अब जिंदा रहने के लिए कोई चेहरा नहीं होता। पिछले कुछ सालों में तुम हंसी का पात्र बन गई हो। अलग अलग लोगों के अलग अलग वर्गीकरण होते हैं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, बेहतर होगा कि तुम अपनी हैसियत से ऊपर शादी करने के सपने देखने के बजाय क्यों पवेलियन में ही रहो। हम तुम्हारी वजह से बार बार मजाक उड़ाना बर्दाश्त नहीं कर सकते। गू रुक्सुए को गू चावयान कभी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने उसका उपहास करने का यह अवसर लिया। लेकिन गू चावयान के लिए वो गू हवेली की सीधी बेटी बन गई होती। वो वास्तव में गू चावयान को अभी खुद को मारते हुए देखने की उम्मीद करती थी। गू रुक्सुए ने जो कहा वो वहां उपस्थित सभी लोगों को स्वीकार्य लगा। NOWELL-BE-N.C ओम। गू चावयान का उससे मुकाबला करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी बहनों पर एक अर्थपूर्ण नजर डाली। गू हवेली में गू चावयान की असली हैसियत यही थी। उसे नौकरों ने भी नीची नजर से देखा। गू रुक्सु की तो बात ही छोड़िए। लेकिन उसे उनसे किसी भी तरह के विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं थी। वो ऐसा नहीं कर सकती थी, नहीं वो अपना समय बर्बाद करना चाहती थी। उसे बस मजबूत होने की जरूरत थी। जब वो शक्तिशाली हो जाएगी तो वो पलटवार करेगी और सब कुछ 10 गुना करके लौटा देगी। उस समय कोई भी उसे धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। गू जेनकांग कुछ और कहने ही वाला था कि गू चावयान मुड़ा और इस कष्टप्रद जगह से दूर चला गया। गू चावयान ने व्यंग्य किया और कसम खाई कि आज उसके साथ जो कुछ हुआ उसका बदला वो जरूर लेगी। वो उनमें से एक को भी नहीं छोड़ने वाली थी। दूसरी ओर गू जेनकांग को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस दिन की उसकी निर्दयता के कारण भविष्य में उसे क्या खोना पड़ेगा। किन ने गू चावयान को कदम दर कदम सामने के यार्ड से बाहर निकलने में मदद की। इस वसंत के दिन बहुत गर्मी नहीं थी, लेकिन काफी गर्मी थी। बेगोनिया के फूल खिल रहे थे। लेकिन अगर वह इस शो की मुख्य भूमिका में नहीं होती तो वह इस सामने के आंगन में कदम नहीं रख पाती। उनके पास से गुजरते हुए कुछ नौकरों ने गू चावयान को दबी जुबान में अपशब्द कहे, लेकिन उसे इन अपमानजनक बातों की कोई परवाह नहीं थी। उसके चेहरे पर अभी भी हल्की मुस्कान थी और उसके हाथ में विवाह विच्छेद का पत्र था। वो सगाई रद्द करने में कामयाब रही थी और पुनर्जन्म के तुरंत बाद ही उस गर्म आलू को फेंक दिया था। आखिरकार उसने कुछ हासिल किया था। अब वो पुनर्तः स्वतंत्र थी। गू जेनकांग ने उसे क्योग मंडप में रहने और कभी बाहर न आने के लिए कहा था। वास्तव में वो यही करना चाहती थी। मूल मेजबान शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था, साथ ही उसे अभी अभी झील से बचाया गया था और उसे पीटा गया था। नतीजतन वो बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। आने वाले दिनों में वो अपना स्वास्थ्य ठीक करने, कुछ वजन कम करने और अपनी बर्फीली गोरी त्वचा वापस पाने वाली थी। वो बहुत व्यस्त होने वाली थी। वो लापरवाह नहीं थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का ख्याल था जो काम आ सकती थी। साथ ही वो अपनी मेडिकल स्किल्स से कुछ पैसे कमाने का इरादा रखती थी। वो गू हवेली से बाहर निकलकर एक बड़ा घर खरीदना चाहती थी जहां वो अच्छा समय बिता सके। भविष्य के बारे में सोचते ही उसकी मुस्कान और भी उज्जवल हो गई। मिस, क्या हुआ? अपनी मालकिन को बड़े मुस्कुराते हुए देखकर किन बहुत डर गई। वो अब बहुत चिंतित थी। उसकी मिस को आज राजकुमार ने छोड़ दिया था। यह वही व्यक्ति था जिसे वो बहुत पसंद करती थी। उसे डर था कि उसकी मिस उदासी के कारण अपना दिमाग खो सकती है। मैडम के चले जाने के बाद उसकी मिस की जिंदगी वाकई मुश्किल हो गई थी। किन को उम्मीद थी कि जब वो बड़ी होगी तो उसकी शादी राजकुमार से होगी। आखिरकार मैडम ने उसकी जान बचाई थी और राजकुमार और उसके माता पिता को उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। सगाई का वादा ही था जिसने गू चावयान को इन सभी उदास वर्षों के दौरान आगे बढ़ने में मदद की। लेकिन आज ये सब धुएं में उड़ गया। जब किन ने ये सोचा तो वह रोने लगी। किन के आंसू देखकर गू चावयान को तुरंत समझ आ गया कि यह लड़की क्या सोच रही थी। उसने उसके सिर पर हाथ फेरा और चेहरे पर ईमानदारी भरी नजर लाते हुए कहा, रोना बंद करो, मैं वाकई बहुत खुश हूं। गू चावयान को अचानक एहसास हुआ कि उसे बहुत अजीब व्यवहार नहीं करना चाहिए, वरना किंग इसे पचा नहीं पाएगा। इसलिए उसने बाद में सोचते हुए कहा, झील की घटना के बाद मुझे अचानक एहसास हुआ कि अगर मैंने राजकुमार से शादी की तो उसके साथ मेरा जीवन कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। उसने मुझे झील में कूदने के लिए भी कहा। इसके अलावा वो मुझे बहुत नापसंद करता था। आज के बाद से हम दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। हम अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाने जा रहे हैं, गू चावयान ने दृढ़ता से कहा। किंग अपनी मालकिन की आंखों में दृढ़ संकल्प देख सकती थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो मजाक कर रही थी और उसने जो कहा वो गलत भी नहीं लग रहा था। किंग ने अंततः मुस्कुराकर गू चावयान के वादे पर विश्वास करने का निर्णय लिया। जब गू चावयान पुराने और जर्जर की उंग मंडप में वापस लौटी तो उन्हें एहसास हुआ कि घर पूरी तरह से बंजर लग रहा था। शुक्र है, कम से कम ये साफ तो था। किंग एक मेहनती और परिश्रमी लड़की थी। हालांकि गू चावयान ने अतीत में अक्सर गड़बड़ियां की थी, लेकिन किंग ने हमेशा उसके बाद सफाई की थी। गू जियुइंग का उसके बदबूदार होने का दावा गलत था।
जब उसने इस बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि अतीत में ऐसी अफवाहों के कारण उसकी छवि खराब हुई होगी। उसने अपना सिर हिलाया और उन अनावश्यक विचारों को अकेला छोड़ने की कोशिश की। इस समय उसके पास करने के लिए बेहतर काम थे। किंग, क्या तुम लॉर्ड हुआई के बारे में कुछ जानती हो? गू चाओयान अभी भी यह नहीं समझ पा रही थी कि लॉर्ड हुआई ने पहले उसे देखकर क्यों मुस्कुराया था। उसके चेहरे पर ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सके। इसलिए वो ये जानने के लिए उत्सुक थी कि भगवान हुआई का व्यक्तित्व कैसा था। बेशक मैं करती हूँ, किंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। वो मुश्किल से ही बाहर जाती थी और उसे दूसरे लॉर्ड्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वो लॉर्ड हुआई के बारे में काफी कुछ जानती थी। लॉर्ड हुआई राजा और रानी का सबसे प्रिय बच्चा है। उसने 8 साल की उम्र में यह उपाधि प्राप्त की थी। राजा के कई बच्चे हैं, लेकिन वो सबसे लाडला है। हर कोई लॉर्ड हुआई के साथ कुछ संबंध बनाने की उम्मीद करता है। राजधानी की सभी लड़कियां उससे शादी करना चाहती है, लेकिन किंग ने सावधानी से चारों ओर नजर घुमाई, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नजर में तो नहीं आ रहा। उसने अपनी आवाज धीमी करके फुसफुसाहट जैसी कर दी। लॉर्ड हुआई का स्वभाव अच्छा नहीं है। अफवाहों के अनुसार वो चिड़चिड़े और निर्दयी है। वान परिवार की मिस वान का एक हाथ सिर्फ इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसने उन्हें परेशान किया था। किसी अधिकारी के बेटे को भी उसने लगभग अपन बना दिया था। मैंने सुना है कि लॉर्ड हुआई के महल से अक्सर टनों लाशें निकाली जाती हैं, और वे सिर्फ उनके नौकरों की हैं जिन्हें उसने पीट पीट कर मार डाला था। ये शब्द बोलते हुए किंग डर से कांप उठा। मिस, लॉर्ड हुआई के बारे में सोचना भी मत, वरना आपकी मौत भयानक हो सकती है। किंग जिस आदमी के बारे में बात कर रहा था वो एक भयावह शूरा जैसा लग रहा था, लेकिन वो अपने जीवन में कई लोगों से मिल चुकी थी। जहां तक उसे पता था, लॉर्ड हुआई एक चिड़चिड़े व्यक्ति नहीं बल्कि एक शांत और तर्कसंगत व्यक्ति लग रहे थे। गू चाओयान ने उसकी ओर आंखें घुमाई। उसने किंग द्वारा बताई गई अतिशयोक्तिपूर्ण कहानी पर विश्वास नहीं किया। सुनी सुनाई बातें हमेशा काफी हद तक तोड़ मरोड़ कर पेश की जाती थी। क्या मूल मेजबान को भी इससे कोई परेशानी नहीं हुई? उसने कभी कुछ नहीं चुराया था, लेकिन अफवाहों के अनुसार वो एक स्थापित चोर थी। ऐसा कहा जाता था कि उसने नौकरों से भी चोरी की थी। उसके मामले में ये संभवतः उसकी सौतेली माँ और बहनों द्वारा बनाई गई दुर्भावनापूर्ण गपशप थी। गू चाओयान ने अपनी आंखें घुमाई। अफवाहें बनाना आसान है, लेकिन उन्हें स्पष्ट करना मुश्किल है। भविष्य में अपना नाम साफ करने के बारे में सोचते हुए उसने पाया कि उसके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं, लेकिन पहले उसे फिर से स्वस्थ होना जरूरी था। इस समय मुख्य बात यह थी कि उसका पेट अंदर की ओर धंस रहा था। उसने चेहरे पर भीख मांगने वाली नजर से किंग की ओर देखा। किंग, मैं भूख से मर रही हूँ। किंग आश्चर्य से चौंक गया। ओह मिस, आपने अभी तक कुछ नहीं खाया है ना? मैं जाकर रसोई से लंच बॉक्स ले आता हूँ। वो जल्दी से चली गई, मानो वो गू चाओयान को एक सेकंड के लिए भी भूख से तड़पते हुए नहीं देखना चाहती थी। किंग को जाते देख गू चाओयान ने अपनी आंखें बंद कर ली और बिस्तर पर गिर पड़ी। आंखें बंद करके वह अपनी छोटी नौकरानी के बारे में सोचने लगी। वो भले ही पानी देने वाली हो, लेकिन वास्तव में एक अच्छी इंसान थी। आज की घटनाओं से वो कुछ ज्यादा ही थक गई थी और जल्दी ही उसे नींद आ गई। सूरज की रोशनी काफी गर्म थी। गू चाओयान नींद में मुस्कुराए। जब उसने किसी को अपनी खिड़कियों पर पत्थर फेंकते हुए सुना तब वो उठी नहीं। वो कौन था? उस व्यक्ति की चाल और हाव भाव किंग की तरह नहीं लग रहे थे। वो कभी भी खिड़की पर पत्थर फेंकने की हिम्मत नहीं करेगी। ये बहनों में से कोई भी नहीं था। अगर वे उसे परेशान करना चाहते थे तो वे हमेशा सार्वजनिक रूप से ऐसा करते थे। क्या यह उन परेशान करने वाले नौकरों में से एक था जो शरारत कर रहा था? जब उसने इस बारे में सोचा तो गू चाओयान ने मेज से एक टूटा हुआ कप उठा लिया। जैसे ही उसने खिड़की खोली उसने पूरी ताकत से कप फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने कप के फर्श से टकराने की आवाज नहीं सुनी, न ही उसने किसी के सिर पर चोट लगने की आवाज सुनी। इसलिए गू चाओयान ने अपनी गर्दन बाहर निकाली। सफेद कपड़े पहने एक युवक ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया। गू चाओयान ने उस आदमी को देखकर यही सोचा था। झो हुआइजिन अपने हाथ में टूटा हुआ कप पकड़े हुए था और उसके सुंदर चेहरे पर एक भयावह मुस्कान तैर रही थी। बाहर आओ। भगवान हुआई वास्तव में एक पागल था। गू चाओयान को अब इस बात का यकीन हो गया था। गू चाओयान ने कंबल को अपने शरीर पर डाला और सतर्क दिखी। हालांकि वह जानती थी कि वो मोटी थी और दिखने में सुंदर नहीं थी, लेकिन अगर लॉर्ड हुआई को ऐसी लड़कियों से लगाव था तो वो खतरे में पड़ सकती थी। आखिरकार वो उसे क्योग मंडप में ढूंढने आया था। क्या उसे उसके शरीर में दिलचस्पी थी? गू चाओयान ने ये सोचते हुए अपने सिर पर कंबल और ऊपर कर लिया। उसे घर में रुकते हुए और उसकी इतनी प्यारी प्रतिक्रिया देखकर झो हुआइजिन जोर से हंस पड़ा। वो इस स्थान पर केवल इसलिए आया था क्योंकि वो ये देखना चाहता था कि क्या यह महिला, जिसे हाल ही में छोड़ दिया गया था, घटना के बाद आत्महत्या कर लेगी। अप्रत्याशित रूप से वो फिर भी जीवित रही। वो ऐसी सड़ी गली जगह पर भी सो सकती थी जो भिखारियों को भी पसंद ना आए। उसकी मानसिकता बहुत मजबूत रही होगी। जब लॉर्ड हुआई ने इस बारे में सोचा तो वो सीधे स्पष्ट रूप से अंदर चले गए। इस आदमी को बिना अनुमति के उसके घर में घुसते देख गू चाओयान ने उस पर झल्लाकर कहा, अप्रत्याशित रूप से प्रसिद्ध रूप से सम्मानित लॉर्ड हुआई वास्तव में एक लड़की छीनने वाला है जो लोगों की निजता का उल्लंघन करता है।
हाँ हाँ, जो हुआइजिन ने घर का जायजा लिया और कहा, ये लड़कियों का घर है, सच में आवारा लोग भी यहाँ रहना नहीं चाहेंगे। फिर उसने कप को टेबल पर रख दिया और जैसे ही उसने अपना हाथ हटाया, टेबल गिर गई। लेकिन जो हुआइजिन इतनी तेजी से टूटा हुआ कप पकड़ने में कामयाब हो गया। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। क्या गु झेनकांग अपनी सबसे बड़ी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है? गु चाओयान ने नाक भान सिकोड़ी, कितना पाखंडी आदमी है। जो हुआइजिन मुस्कुराया, कितनी अज्ञानी महिला है। NOWELL-BJN.C ओम। जो हुआइजिन अचानक गहरे चिंतन में डूब गया। काफी देर बाद उसकी आंखें चमक उठी जैसे कि उसने अभी अभी कोई शानदार चीज सोची हो। एक चीज है जो आपकी जिंदगी को तुरंत बदल सकती है और गु परिवार को आपके साथ ऐसा व्यवहार करने का पछतावा करा सकती है। वो अत्यंत आत्मविश्वास से भरा हुआ दिख रहा था। क्या है? गु चाओयान ने बेपरवाही से पूछा। उसे नहीं लगता था कि झो हुआइजिन जैसे नेक आदमी के पास कोई व्यवहारिक समाधान होगा। आप मुझसे शादी कर सकते हैं, झो हुइजिन ने खुशी से कहा। हाँ हाँ, गु चाओयान अगर इस समय पानी पी रही होती तो वो उसके चेहरे पर पानी थूक देती। ये कैसा सुझाव था? गु चाओयान का चेहरा अस्वीकृति से भरा था। उसकी प्रतिक्रिया देखकर झो हुआजिन ने उसे समझाने की कोशिश की। जरा सोचो, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम भगवान हुआई की राजकुमारी बन जाओगी। तुम एक अच्छी जिंदगी का मजा ले सकोगी और गु परिवार के सभी लोगों को तुम्हारे सामने झुकना पड़ेगा। उसने गु चाओयान के कंधे थपथपाए। कैसा लग रहा है? वाकई अच्छा विचार है ना? चलो फिर इस पर हाथ मिलाते हैं। गु चाओयान ने उसकी ओर आंखें घुमाई। कितना अजीब है। उसने कहा कि वह एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता था जो घिनौनी, सांवली, बेकार और हाल ही में छोड़ी गई हो। गु चाओयान ने उसे एक लात मारी और उससे दूर चला गया। बिल्कुल भी अच्छा नहीं। गु चाओयान की बात सुनकर झो हुआइजिन क्रोधित नहीं हुआ। इसके बजाय उसने गु चाओयान पर कुछ और अर्थपूर्ण नजरें डाली और मंद मंद मुस्कुराया। इस महिला ने उसे ठुकरा दिया था। वो एकमात्र भगवान हुआई था। संत दिव्य भूमि में सभी कुलीन महिलाएं बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रस्ताव पर हाँ कह देंगी। लेकिन इस परित्यक्त लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जरा सोचो, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तुम्हारी बहनें तुमसे ईर्ष्या करेगी जब वे तुम्हारी स्थिति और तुम्हें मिलने वाली सभी अच्छी चीजों को देखेंगी। जो हुआइजिन का प्रस्ताव आकर्षक लगा। यदि आप किसी से नफरत करते हैं तो मैं उन्हें अपने रास्ते से हटाने में भी आपकी मदद करूंगा। गु चाओयान ने अपनी आंखें घुमाई। ये लॉर्ड हुआई किस तरह का आदमी था? उसका चेहरा तो सुंदर था, लेकिन उसका दिमाग उतना अच्छा काम नहीं करता था। NOWELL-BJN.C ओम। वो उसके जैसी भयानक दिखने वाली लड़की से शादी करना चाहता था। क्यों? गु चाओयान वास्तव में उससे पूछना चाहता था कि क्या उसकी मां को उसकी मूर्खता के बारे में पता था। थोड़ी देर बाद उसने अपने चेहरे से सौहार्दपूर्ण भाव हटा लिया। अपने सामने खड़े इस खूबसूरत आदमी को देखकर उसने अपना सिर हिलाया और उस पर झल्लाई। मैं उन गुंडों को आसानी से माफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके उन्हें बदला देना चाहती हूँ। उस आदमी को ठंडी निगाहों से देखते हुए उसने कहा, और कुछ? अगर नहीं तो मुझे अब आराम करने की जरूरत है। ये कहकर वो अपने पुराने कंबल में दुबक गई। उसने जानबूझकर उस आदमी को नजरअंदाज किया। वो वाकई थक चुकी थी। वो पहले भी घायल हो चुकी थी और अब कमजोर और सुस्त महसूस कर रही थी। पैरों की हल्की आवाज सुनकर गु चाओयान को पता चल गया कि वो घर से निकल चुका है। इसलिए उसने सतर्कता छोड़ दी और सुरक्षित महसूस करते हुए गहरी नींद में सो गई। शाम होने तक वो जागी नहीं। आश्चर्य की बात यह थी कि किंग अभी भी वापस नहीं आया था। आमतौर पर किंग को लंच बॉक्स लाने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते थे, लेकिन अब सूरज ढल चुका था और वो अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ हुआ क्या? गु चाओयान चिंतित हो गया और उसे खोजने के लिए बाहर चला गया। सौभाग्य से मूल मेजबान पहले भी रसोई घर में आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने मस्तिष्क की स्मृति के आधार पर सही रास्ता खोज लिया। गु चाओयान अपने शरीर पर वसा के बावजूद काफी तेज थी। जैसे ही उसकी आंखों के सामने एक हरा सिलहुट आया, गु चाओयान ने राहत की सांस ली। तुम कहाँ थे, किंग? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? किंग पहले जैसी ही दिख रही थी, लेकिन गु चाओयान अपने पिछले जीवन में एक भाड़े की सैनिक थी, इसलिए वो छोटी छोटी विसंगतियों को भी तुरंत पहचान लेती थी। वो किंग से आ रही खून की हल्की गंध को भी पहचान सकती थी। जब उसने उसे करीब से देखा तो उसे पता चला कि किंग काफी पीली और कमजोर थी। लंच बॉक्स पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने गु चाओयान को देखा तो उसने बिना ज्यादा ताकत के लंच बॉक्स उसे थमा दिया। मिस, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो वापस चलते हैं और कुछ खाते हैं। इस हालत में भी किंग की आंखों में उसके लिए चिंता थी। गु चाओयान को लगा कि उसकी आंखें गर्म नमी से जल रही है। 2 जन्मों में ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। किंग को गु चाओयान की भलाई की चिंता थी, अपनी चोटों की नहीं। उसने उसके हाथ से लंच बॉक्स लिया और किंग को वापस क्यूओन पवेलियन तक चलने में मदद की। फिर उसने किंग की आस्तीन ऊपर खींची और उसकी बाहों पर घाव देखे। तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? गु चाओयान ने उससे कड़ाई से पूछा। आश्चर्य की बात यह थी कि किंग अभी भी वापस नहीं आया था। आमतौर पर किंग को लंच बॉक्स लाने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते थे,
लेकिन अब सूरज ढल चुका था और वह अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। कुछ हुआ क्या? गू चाओयान चिंतित हो गया और उसे खोजने के लिए बाहर चला गया। सौभाग्य से मूल मेजबान पहले भी रसोई घर में आ चुकी थी, इसलिए उसने अपने मस्तिष्क की स्मृति के आधार पर सही रास्ता खोज लिया। गू चाओयान अपने शरीर पर वसा के बावजूद काफी तेज थी। जैसे ही उसकी आंखों के सामने एक हरा सिलहुट आया, गू चाओयान ने राहत की सांस ली। तुम कहाँ थे, किंग? तुम्हें इतना समय क्यों लगा? किंग पहले जैसी ही दिख रही थी, लेकिन गू चाओयान अपने पिछले जीवन में एक भाड़े की सैनिक थी, इसलिए वो छोटी छोटी विसंगतियों को भी तुरंत पहचान लेती थी। वो किंग से आ रही खून की हल्की गंध को भी पहचान सकती थी। जब उसने उसे करीब से देखा तो उसे पता चला कि किंग काफी पीली और कमजोर थी। लंच बॉक्स पकड़े उसके हाथ कांप रहे थे। जब उसने गू चाओयान को देखा तो उसने बिना ज्यादा ताकत के लंच बॉक्स उसे थमा दिया। मिस, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो वापस चलते हैं और कुछ खाते हैं। इस हालत में भी किंग की आंखों में उसके लिए चिंता थी। गू चाओयान को लगा कि उसकी आंखें गर्म नमी से जल रही है। 2 जन्मों में ये पहली बार था जब किसी ने उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। किंग को गू चाओयान की भलाई की चिंता थी, अपनी चोटों की नहीं। उसने उसके हाथ से लंच बॉक्स लिया और किंग को वापस क्योब पवेलियन तक चलने में मदद की। फिर उसने किंग की आस्तीन ऊपर खींची और उसकी बाहों पर घाव देखे। तुम्हें किसने चोट पहुंचाए? गू चाओयान ने उससे कड़ाई से पूछा। किंग ने घबराहट में अपनी आस्तीन नीचे खींच ली और गू चाओयान को अपने घावों को और देखने नहीं दिया। कोई बात नहीं मैडम, मैं 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। बताओ, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? गू चाओयान ने गुस्से से दांत पीसते हुए उससे पूछा। वो जानती थी कि किंग नहीं चाहता था कि वो उससे बदला ले और इस प्रक्रिया में घायल हो जाए, इसलिए वो अपनी चोट को छिपाना चाहती थी। लेकिन गू चाओयान अब वही डरपोक लड़की नहीं रही। वो उन सभी से बदला लेने जा रही थी जिन्होंने उसकी लड़की को परेशान करने की हिम्मत की थी। अपनी मिस का दृढ़ निश्चयी चेहरा देखकर किंग ने कमजोरी से कहा, ये दूसरी मिस थी। गू चाओयान के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसे चिंता हुई कि गू चाओयान पहले की तरह ही आवेगपूर्ण हो जाएगी। उसने जल्दी से कहा, मिस, मैं ठीक हूँ, चलो बस इसे भूल जाते हैं। ओल्ड मास्टर और ओल्ड मैडम दोनों ही दूसरी मिस को बहुत पसंद करते हैं। अब जब वो राजकुमार से शादी कर रही है तो हम उसे परेशान नहीं कर सकते। चलो बस तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो शादी नहीं कर लेती, फिर हम ठीक हो जाएंगे। उन्हें धमकाए जाने की आदत हो गई थी, इसलिए हर बार जब भी कुछ होता था वे पूरी घटना को भूलने की कोशिश करते थे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और समय के साथ स्थिति और खराब होती गई। गू चाओयान ने सोचा कि उसे किंग की क्षमा करने और सहन करने की मानसिकता को बदलने की जरूरत है, लेकिन सबसे पहले उसे किंग के घावों का इलाज करने के लिए कुछ जड़ी बूटियां लाने की जरूरत थी। इससे पहले उसने अपने यार्ड में उगने वाले खरपतवार के बीच कुछ जड़ी बूटियां देखी थीं, वे अब काम आ रही थीं। रुको! गू चाओयान एक धमाके की तरह घर से बाहर भागा। उसे गुच्छे में कुछ नागदौना मिला और वो मुस्कुराई। नागदौना खून रोकने में मददगार था। यह अच्छा था कि यार्ड में ऐसे जंगली पौधे थे, अन्यथा वो इतने कम समय में खून बहने को रोकने के लिए कोई और औषधीय जड़ी बूटी नहीं ढूंढ पाती। घर वापस आकर उसने पत्तियों को पीसकर किंग के घावों पर लगा दिया। यह क्या है, मिस? किंग ने उत्सुकता से पूछा। ऐसी जड़ी बूटियां जो रक्तस्राव को रोक सकती हैं, गू चाओयान ने उत्तर दिया। किंग को पौधे के बारे में और अधिक जानकारी पूछने से रोकने के लिए उसने विषय बदल दिया। तुमने अभी कहा कि गू रुक्सू राजकुमार से शादी कर रही है? किंग फिर से पीला पड़ गया। उसने ऐसा क्यों कहा? 1 मिनट पहले ही उसने बिना सोचे समझे यह बात कह दी थी। अब उसकी पत्नी को बहुत दुख होगा। गू चाओयान ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने पहले ही राजकुमार में रुचि खो दी है, इसलिए चिंता मत करो, मैं दुखी नहीं हूं। अपनी बात मत रोको, मुझे वो सब बताओ जो तुम जानते हो। किंग ने शर्मिंदगी से मुस्कुराकर अपना हाथ वापस खींच लिया। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अरे यार, तुम फिर किस बात पर रो रहे हो? गू चाओयान ने अपने सामने खड़ी मूर्ख लड़की को असहायता से देखा। किंग ने सिसकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। तुम बहुत अच्छी इंसान हो और एक पारंपरिक बेटी हो। तुम राजकुमार के लिए एकदम सही जोड़ीदार थी, लेकिन अब तुम्हें बदल दिया गया है। लेकिन ये सगाई मैडम ने तब की थी जब वह जीवित थी। तुम क्या करोगी, मिस? ओल्ड मास्टर तुम्हारी शादी में तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। ऐसा लग रहा था मानो भगवान भी किंग के दुख को महसूस कर सकते हैं। अचानक बारिश शुरू हो गई। किंग का हाथ अपने हाथों में लेते हुए गू चाओयान ने कहा, मूर्ख लड़की, इन बेवकूफी भरी बातों पर अब और मत रोना। मेरी माँ मर गई और इस परिवार में किसी ने भी मुझे अपने परिवार का सदस्य नहीं माना। हमें बस इतना करना है कि हम सोचें और अपने लिए योजना बनाएं। किंग ने गू चाओयान के शब्दों पर काफी देर तक विचार किया। दूसरी तरफ गू चाओयान सोच रही थी कि गू रुक्सू से कैसे बदला लिया जाए। वो निश्चित रूप से उस महिला द्वारा किंग के साथ किए गए व्यवहार का बदला लेने जा रही थी। सुबह का समय काफी था। पूर्व दिशा से एक किरण उठी जिसने नीले आकाश को मनमोहक सुनहरी चमक में डुबो दिया। NOWELL-BE-IN.C ओम। जर्जर क्योब मंडप घने वृक्षारोपण से घिरा हुआ था। गू चाओयान इस भीड़ के बीच बैठी हुई थी, तभी किंग रसोई से लाया हुआ खाने का डिब्बा लेकर वहां पहुंची। मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आइए और नाश्ता करिए। समझ गया।
गु चाओयान ने जवाब दिया। फिर भी वो जाने को तैयार नहीं थी। वो अभी भी खरपतवारों के बीच और जड़ी बूटियां ढूंढने में व्यस्त थी। कल उसे गलती से नागदौना मिल गया था जो रक्तस्राव को रोक सकता था। वो आज इस उम्मीद में आई थी कि शायद यहाँ उसके लिए कुछ बेहतर इंतजार कर रहा हो, इसीलिए वो इतनी सुबह यहाँ टटोल रही थी। और वो निराश नहीं हुई। उसे न केवल एलोवेरा मिला था, बल्कि कुछ अन्य जड़ी बूटियां भी मिली थी जो कुछ प्रकार के जहर बनाने में उसकी सहायता कर सकती थी। इस युग में जो पौधे सुंदर रूप से खिल सकते थे उन्हें अक्सर महान और महत्वपूर्ण माना जाता था। हरी दिखने वाली जड़ी बूटियां बेकार समझी जाती थी और उन्हें खरपतवार कहा जाता था। लेकिन लोगों को यह अंदाजा नहीं था कि वे इन बेकार पौधों से कितना कुछ कर सकते हैं। अब वह इन पौधों का पूरा उपयोग करने जा रही थी। गु चाओयान ने मुस्कुराते हुए कहा, किंग, यहाँ कुछ साफ पानी लाओ। जल्दी ही किंग ने पानी तैयार कर लिया। गु चाओयान ने अन्य जड़ी बूटियां अलग रख दी और सबसे पहले एलोवेरा को धोया। उसने रस निचोड़ा और उससे अपना चेहरा धोया। दरअसल गु चाओयान की त्वचा इस समय सांवली थी, लेकिन उसकी त्वचा की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी। उसका चेहरा चिकना था। जैसे ही वो सांवली त्वचा को हटा पाती, वो और भी सुंदर हो जाती। गु चाओयान को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके जैसी बॉडियर लड़की का रंग इतना गहरा कैसे हो गया, जो हवेली की नौकरानियों से भी बदतर था। लेकिन यहाँ एलोवेरा के पौधे के साथ वो आसानी से समस्या का समाधान करने जा रही थी। वो रात को नहाते समय अपने शरीर पर थोड़ा एलोवेरा जूस भी लगाने वाली थी, ताकि उसका पूरा शरीर हल्का हो जाए। उसे ऊपर से नीचे तक टैन हटाना पड़ा। मिस, ये हरे रंग की चीज क्या है जिससे आपने अपना चेहरा धोया था? किंग ने असमंजस में उससे पिछले कुछ दिनों से वो अपनी मिस के अजीब व्यवहार को नोटिस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अलग इंसान हो गई है, लेकिन किंग को अभी भी उस पर पूरा भरोसा था। गु चाओयान ने जब अपना काम पूरा कर लिया तो उसने अच्छे मूड में शांति से जवाब दिया, ये त्वचा से टैन हटाने में मदद करता है, बहुत बढ़िया चीज है। पानी उड़ेलते हुए उसने कहा, जब तुम्हें समय मिले तो तुम खुद भी कोशिश कर लेना। किंग आश्चर्य और जिज्ञासा से हौंफने लगा। वो इस बात से हैरान थी कि उसकी पत्नी को इन पौधों के बारे में इतनी जानकारी कैसे मिल गई, लेकिन उससे भी ज्यादा वो ये जांचना चाहती थी कि क्या ये पौधा वाकई तथाकथित प्रभाव पैदा कर सकता है। वो उससे आगे कुछ पूछने ही वाली थी कि तभी उसने लोगों का एक समूह उनकी ओर आते देखा। किंग ने धीमे स्वर में कहा, मिस, ये दूसरी मिस है। गु चाओयान ने पलटकर देखा तो दिखावटी कपड़े पहने लड़की उनकी ओर आ रही थी। हाँ, उसने अभी तक अपना बदला नहीं लिया था, बल्कि अपराधी ने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया था। किंग, मेरे लिए एक कुर्सी लाओ, गु चाओयान ने शांति से कहा। उसने जड़ी बूटियों का एक छोटा सा बैच उठाया जो उसने पहले निकाला था और उन्हें अपनी आस्तीन में छिपा लिया। वे ताज़ी थीं, इसलिए गु चाओयान को यकीन नहीं था कि वे उतनी ही प्रभावी होंगी। फिर भी गु रुक्सुए को उसके पहले वार का स्वाद चखने में सक्षम होना चाहिए। किंग अभी कुर्सी बाहर लेकर आया ही था कि गु रुक्सु उनके पास आया और व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, तुमने व्यवहार करना सीख लिया है। जैसे ही वह बैठने वाली थी, एक छाया उससे पहले ही आकर बैठ गई। गु चाओयान ने गु रुक्सुए को देखा जो अभी भी अचंभित लग रही थी। आप यहाँ क्या कर रही हैं, दूसरी बहन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि गु रुक्सु जवाब दे पाती, उसकी नौकरानी उसके पास आई और गु चाओयान को थप्पड़ मारना चाहती थी। गु चाओयान ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। नौकरानी का हाथ पकड़कर उसने उसे आसानी से तोड़ दिया। हड्डी एक तरल गति से टूट गई। नौकरानी ने उसका हाथ पकड़ते ही दर्द से चीखना शुरू कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की, तुम घिनौने पागल हो। लेकिन वह एक कदम भी आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इस कदम ने उसे पहले ही इतना दर्द दे दिया था कि उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। गु चाओयान ने क्रूर लड़की को देखा। किंग, उसे थप्पड़ मारो। किंग एक क्षण के लिए हिचकिचाई, लेकिन जल्द ही वो आगे बढ़ी और लड़की के चेहरे पर 3 बार थप्पड़ मार दिए। पा पा पा। उसने गु चाओयान की ओर देखा और पाया कि वो उसे रुकने के लिए नहीं कह रही थी, इसलिए उसने कंधे उचका दिए और आगे बढ़ गई। लेकिन गु रुक्सु को इतना गुस्सा आया कि उसका चेहरा बैंगनी हो गया। ये बेकार लड़की, अपनी नौकरानी को थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? वह जीने से थक गई होगी। उसने किंग को धक्का देकर दूर कर दिया और गु चाओयान के पास आई। वो गु चाओयान को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी, जब गु चाओयान ने पहल की और गु रुक्सु को छूने की अनुमति देने के बजाय एक के बाद एक उसके गालों पर थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। गु चाओयान, तुम कुतिया हो। गु रुक्सु को यकीन नहीं हो रहा था कि गु चाओयान ने उसे थप्पड़ मारा है। एक हाथ से उसने अपना चेहरा छुपाया और दूसरे हाथ से गु चाओयान की ओर इशारा किया। दूसरी बहन, मैं तुम्हें एक सबक सिखा रही हूँ। गु चाओयान ने अपने चेहरे पर एक उज्ज्वल मासूम भाव के साथ गु रुक्सुए को देखा। पहला थप्पड़ आपके नौकर के लिए है। मैं गु परिवार की सबसे बड़ी मिस हूँ और वह सिर्फ एक नौकर है। उसने मेरा अपमान करने और मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की? दूसरा थप्पड़ आपके अपने कामों के लिए है। एक रखेल की बेटी होने के नाते आपने मुझे, मेरी सगी बेटी को डांटने और थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? वास्तव में मुझे आपको और जोर से मारना चाहिए था। तीसरा थप्पड़ मेरी नौकरानी किंग और उसके न्याय के लिए है जिसकी वह हकदार है। गु रुक्सु ने मुस्कुराना बंद कर दिया।
फिर उसने चेहरे पर ठंडे भाव के साथ उसकी ओर देखा। क्या अब तुम आश्वस्त हो? गु रुक्सुए पूरी तरह से हैरान थी। उसने गु चाओयान की ओर इशारा किया, लेकिन कुछ भी नहीं बोल सकी। इस बदसूरत रिंच ने उसे मारा था। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी हिम्मत कैसे हुई? वो गु परिवार की परित्यक्त बेटी के अलावा कुछ नहीं थी। उसकी चापलूसी करने के बजाय उसने उस पर हाथ उठाया। NOWELL-BE ओम। उसने अपनी नौकरानी लिंडर को टूटी कलाई के साथ देखा और महसूस किया कि वह इस मोटी लड़की के मुकाबले में अभी टिक नहीं सकती। गु रुक्सु निराश हो गई। अगर वह अपने साथ कुछ और लोगों को ले आती तो वह ऐसी अजीब स्थिति में नहीं पड़ती। उसने गु चाओयान को गुस्से से देखा। मैं पिताजी और दादी को बता दूंगी कि तुमने मुझे मारा है। गु चाओयान ने कंधे उचका दिए। उसे वास्तव में परवाह नहीं थी। वह कुर्सी पर वापस आकर बैठ गई और गर्म धूप का आनंद लेने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गु रुक्सुए की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा। अगर तुम्हारे पास कहने को और कुछ नहीं है तो यहां से चले जाओ, मुझे थोड़ी शांति चाहिए। गु रुक्सुए अचानक जोर से हंस पड़ी। उसे इस लड़की द्वारा उसके साथ किए गए कृत्य का बदला लेना था, लेकिन उसके यहां आने का एक और उद्देश्य था। गु चाओयान, तुमने शायद अभी तक नहीं सुना होगा। पिताजी ने भाई जिमिंग के साथ मेरी सगाई तय कर दी है। मैं जल्द ही राजकुमारी बन जाऊंगी। भाई जिमिंग बहुत सुंदर है, उसका सामाजिक रुतबा बहुत ऊंचा है, वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। दिवा स्वप्न देखना बंद करो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ऐसी बेइज्जती के बाद तो तुम्हें सचमुच मर जाना चाहिए। गु रुक्सुए ने गु चाओयान को क्रूर इरादे से देखा। वो अच्छी तरह जानती थी कि इस मानसिक रूप से बीमार लड़की के पास अपनी शादी के अनुबंध के अलावा और कुछ नहीं था। गु चाओयान ने अपनी सारी उम्मीदें सगाई पर टिका दी थी ताकि वो बच सके। वो पिछले कुछ सालों से भाई जिमिंग को परेशान कर रही थी। NOWELL-BE ओम। लेकिन गु रुक्सुए को निराशा हाथ लगी। जब गु चाओयान ने यह खबर सुनी तो वह न तो रोई और न ही क्रोधित हुई। इसके बजाय वह कुर्सी पर बैठी रही और गु चाओयान को ठंडे अंदाज में देखती रही। फिर वह एक चमकदार मुस्कान के साथ बोली जिसमें उसके 2 चमकीले दांत दिखाई दे रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि ये दिखाने लायक चीज है दूसरी बहन? तुम्हें बस वही मिल रहा है जो मैंने त्याग दिया है। उसकी निगाहें खुशी से भर गईं। गु रुक्सु का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया और वह शर्म से लाल हो गई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़की राजकुमार के बारे में ऐसा कुछ कहने की हिम्मत करेगी। उसकी आंखों में एक ज्वलंत भाव चमक उठा। उसने अपना हाथ उठाया और गु चाओयान को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी बहन, क्या तुम सच में ये फिर से करना चाहती हो? क्या तुम भूल गई हो कि अभी क्या हुआ था? गु रुक्सुए ने अपनी आंखों में नंगी घृणा के साथ गु चाओयान को देखा। वो सचमुच इस समय कुछ भी करने में असमर्थ थी। गु चाओयान, बस रुको और देखो। चल दर। महिला और नौकरानी साथ में बहुत अच्छी लग रही थी। एक के बाएं गाल पर सूजन थी और दूसरी के दाहिने गाल पर सूजन थी। वे गुस्से में चली गई। गु चाओयान ने उसकी कलाई की मालिश की। उसे लगा कि इतनी मारपीट के कारण उसमें दर्द हो रहा है। उसे किंग को प्रशिक्षित करने के लिए समय निकालना था, ताकि अगली बार उसे खुद भारी सामान उठाने की जरूरत न पड़े। वो सुस्ती से खिंची हुई थी और उसे यहीं एक अच्छे धूप स्नान का आनंद लेने का मन कर रहा था। लेकिन उसकी नजर किंग पर पड़ी, जो डर से कांप रहा था। मिस, आपने अभी अभी सेकंड मिस को मारा है। ओल्ड मास्टर आपको नहीं छोड़ेंगे। हमें क्या करना चाहिए? शायद बाद में कोई हमारे यार्ड में आएगा। इस हवेली में इतने साल बिताने के बाद किंग को स्पष्ट रूप से पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। गु चाओयान ने अपनी आंखें घुमाई। खैर, ये समझ में आता है। किंग और मूल मेजबान को कई बार धमकाया गया था। उसने किंग के कंधे थपथपाए। चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं आने वाला है। बस मेरे साथ यहाँ रहो और आराम करो। बाद में हम कुछ मौज मस्ती के लिए हवेली से बाहर जा सकते हैं। किंग उलझन में था। कोई नहीं आएगा। तुम्हें कैसे पता? गु चाओयान खिलखिलाकर मुस्कुराया। बेशक वह जानती थी, निकट भविष्य में किसी के पास उसे परेशान करने का समय नहीं होगा। उसे फिर से याद करने में कई दिन लगेंगे। यह अच्छी बात थी कि उसने सगाई रद्द कर दी थी। इससे कम उसे आज़ादी तो मिल गई। लेकिन अन्यथा उसकी स्थिति बहुत खराब थी। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था और इस हवेली में किंग के अलावा किसी ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसे इस युग में खुद को आर्थिक रूप से सहारा देने के लिए कोई रास्ता खोजना पड़ा। उसे राजधानी कैसी है ये देखने के लिए हवेली से बाहर जाने की जरूरत थी, ताकि वो भविष्य के लिए उचित योजना बना सके। उसने 2 घंटे आराम किया। किंग ने देखा कि अब तक कोई भी उन्हें पीटने नहीं आया था। उसने अपनी मिस को प्रशंसा भरी नजरों से देखा और सोचा कि वो वाकई एक कुशल भविष्यवक्ता है। आमतौर पर जब तक वे एक छोटी सी भी गलती करते उन्हें बुरी तरह पीटा जाता, लेकिन अब 2 घंटे बीत चुके थे और कोई नहीं आया। किंग का अपनी मिस पर विश्वास कई गुना बढ़ गया। ठीक है, मुझे ऐसे देखना बंद करो। बाहर जाने के लिए तैयार हो जाओ, गु चाओयान ने कहा और अपने कपड़े ठीक किए। लेकिन हमें हवेली नहीं छोड़नी चाहिए। बूढ़े मालिक ने यह नियम बनाया है। जब तक आप मेरे निर्देशों का पालन करते हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आप आज हवेली से बाहर चले जाएंगे। गु चाओयान ने आत्मविश्वास से कहा। मिस, हम ये कैसे करेंगे?
गू चाओयान ने किंग को ऐसे देखा जैसे वो किसी बेवकूफ को देख रही हो। उसने धीरे से आह भरी। ये लड़की हर तरह से अच्छी थी, सिवाय इसके कि वो थोड़ी धीमी थी। हवेली से बाहर कैसे निकले? उसने किंग के सिर पर हल्के से दस्तक दी। बेशक, हम सामने के गेट से बाहर जा रहे हैं। किंग उलझन में थी और अपनी मालकिन को बेवकूफ की तरह देख रही थी। सामने का दरवाजा। लेकिन ओल्ड मास्टर ने नियम बनाया है कि हमें बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। पहरेदार हमें जरूर रोकेंगे। लेकिन किंग को जो मिला वह उचित उत्तर नहीं था, बल्कि सिर पर एक और झटका था। किंग ने उसके सिर को छुआ और असमंजस में उसके पीछे चला गया। गू चाओयान को बहुत खुशी महसूस हुई और वह चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ बाहर चलने लगा। वे कियोन मंडप से बाहर निकले और किसी ने उन्हें नहीं रोका। किंग ने अपने सिर पर दर्द को अनदेखा किया और पूरी तरह से हैरान थी। कोई उन्हें रोक क्यों नहीं रहा था? क्या हुआ? NOWELLBEJAN.CO। अतीत में जब भी वे कियोन मंडप से बाहर निकलते थे तो उनसे हमेशा पूछताछ की जाती थी। किंग को यह नहीं पता था कि गू हवेली में हर कोई इस समय दूसरी मिस की देखभाल में व्यस्त था, क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ था। लेकिन ये सौभाग्य ज्यादा देर तक नहीं रहा। आखिरकार जब वे मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें रोक लिया गया। पहरेदारों ने मोटी ताजी मिस और उनकी नौकरानी को घृणा से देखा। उनके हाव भाव में सम्मान या मित्रता का जरा भी भाव नहीं था। वे ऐसे चिल्ला रहे थे मानो भिखारियों से बात कर रहे हो। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम हवेली को और बदनाम करने के लिए बाहर जा रहे हो? बूढ़े मालिक ने आदेश दिया है कि तुम हवेली से बाहर कदम नहीं रख सकते। पिछले दशक के दौरान गू चाओयान सिर्फ 2 बार हवेली से बाहर निकली थी। एक बार जब वह छोटी बच्ची के रूप में प्रार्थना करने के लिए मंदिर गई थी। उस समय उसे सबसे घिनौना व्यक्ति होने का खिताब मिला था। बाद में उसे समझ में आया कि उसे इस तरह बदनाम करने का कारण उसकी सौतेली माँ थी। दूसरी बार कुछ दिन पहले हुआ, जब असली गू चाओयान तलाक के कागजात के बारे में खबर मिलने के बाद ड्यूक चांगनिंग की हवेली में भाग गई। उसी समय असली गू चाओयान की मृत्यु भी हो गई थी। चूंकि गू चाओयान को अपनी पहली यात्रा के बाद हवेली छोड़ने की अनुमति नहीं थी, तो वह पिछली बार राजकुमार से मिलने के लिए बाहर जाने में कैसे कामयाब रही? गार्ड के शब्दों से गू चाओयान को यह बात याद आ गई। मिस किंग ने गू चाओयान की आस्तीन खींची। गू चाओयान अपने होश में आई और बोली, मुझे हवेली से बाहर जाने की अनुमति है। पहरेदारों ने ऐसे व्यंग्य किया जैसे उन्होंने अभी अभी सबसे बड़ा मजाक सुना हो। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप ओल्ड मास्टर से पूछ सकते हैं, गू चाओयान ने दृढ़ता के साथ कहा। गार्ड्स ने आत्मविश्वास से भरी लड़की को असमंजस में देखा। कुछ समय पहले सेकंड मिस को बहुत बुरी एलर्जी हो गई थी और उसके चेहरे पर चकत्ते पड़ गए थे। 1/4 घंटे के भीतर कई डॉक्टर हवेली में आए और चले गए। गार्ड्स ने इतनी छोटी सी बात के लिए ओल्ड मास्टर को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। और यह घटिया लड़की ऐसी नहीं लगती थी कि वो किसी के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कर सके। जबकि गार्ड अभी भी हिचकिचा रहे थे, गू चाओयान पहले ही किंग के साथ बाहर चला गया था। चूंकि पहरेदारों को यह पता नहीं था कि वो झूठ बोल रही है या नहीं, इसलिए वे न तो उसे रोक सकते थे और न ही उसे अकेला छोड़ सकते थे। गू चाओयान और किंग ने इस उलझन का फायदा उठाया और अपने कदम तेज कर दिए। वे पहरेदारों की नजरों से ओझल हो गए, इससे पहले कि पहरेदार कुछ तय कर पाते। पहरेदारों ने खुद को ये सोचकर सांत्वना दी कि यह कायल लड़की उनसे झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करेगी और वे निश्चिंत हो गए। एक गार्ड ने दूसरे को धक्का दिया। अरे, क्या तुमने गौर किया? मिस अगली आज कुछ अलग लग रही थी। क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने उसका घिनौना चेहरा नहीं देखा? जब वो मेरे बगल में खड़ी थी तो मुझे उसकी शक्ल देखकर बहुत घिन आई। दूसरे गार्ड ने तिरस्कार से कहा और फिर जोड़ा, अपनी जेब में पैसे चेक करो, हो सकता है उसने तुमसे चोरी की हो। वो हर किसी से चोरी करने के लिए मशहूर है। आज उसे देखने के बाद मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। क्या तुमने सुना है कि राजकुमार ने उसे तलाक देने के बाद उसे उपपत्नी का पद देने की पेशकश की थी, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया? राजकुमार एक महान व्यक्ति है, उनकी उदारता को ठुकराने की हिम्मत कैसे हुई? NOWELBJAN। ये सिर्फ अफवाह है, हम इसे सच नहीं मान सकते। वो न सिर्फ देखने में भयानक है, बल्कि उसे चोरी करने की भी आदत है। अगर वो सच में ड्यूक चांगनिंग के परिवार का हिस्सा बन जाती तो गू हवेली को निश्चित रूप से उसकी वजह से बुरी किस्मत का सामना करना पड़ता। गार्ड आपस में बातें कर रहे थे, तभी चीफ वहां आ गया। उन्होंने तुरंत बात करना बंद कर दिया। चीफ उनसे अलग था। अगर उसे उनकी चर्चा का विषय पता चल जाता तो वे अपनी नौकरी या जान भी गंवा सकते थे। लेकिन वे अकेले नहीं थे जो गू चाओयान पर चर्चा कर रहे थे। सड़क पर चल रहे लोग भी उसी समय उसकी ओर देख रहे थे। वो अपनी मोटी कदकाठी और चेहरे पर हल्के लाल रंग के बरथमाक के कारण भीड़ में सबसे अलग दिख रही थी। मिस किंग ने गू चाओयान का पीछा करते हुए कहा, वे तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें कैसे पता कि तुम गू परिवार की सबसे बड़ी मिस हो? मैंने कुछ दिन पहले ड्यूक चांगनिंग के महल में खुद को अपमानित किया था और अब मैं एक परित्यक्त लड़की हूँ, इसलिए जाहिर है कि वे मेरे बारे में बात कर रहे हैं, गू चाओयान ने बेपरवाही से कहा। इसके अलावा मेरे विशिष्ट जन्म चिन्ह और मेरे विशेष चेहरे को भी देखो, बहुत कम लोग मेरे जितने बदसूरत हैं। किंग ने अपना सिर नीचे कर लिया और थोड़ा उदास दिखी। मिस, आप बदसूरत नहीं है।
मेरी नज़र में आप सबसे सुंदर है। मुझे याद है कि जब आप छोटी थी तो आप चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह दिखती थी। जब भी कोई आपको देखता था तो आपकी तारीफ करता था। उस पहली सैर के बाद आप अपने रूप रंग के बारे में, लोगों की राय के बारे में बहुत ज्यादा परवाह करने लगी और इसलिए पिछले कुछ सालों में आप बहुत दुखी थी। गू चाओयान ने आह भरी। कितनी वफादार लड़की है। जब वो जवान थी तो शायद बहुत सुंदर दिखती होगी। उसे याद आया कि उसकी माँ कैसी थी। वो वाकई एक खूबसूरत महिला थी। गू जेनकांग भी अच्छी दिखने वाली थी, इसलिए वो समझ नहीं पा रही थी कि दो अच्छे दिखने वाले लोगों ने उसके जैसे बदसूरत दिखने वाले व्यक्ति को कैसे जन्म दिया। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मिस, वे इतने दयालु क्यों हैं कि हमारे लिए जगह छोड़ रहे हैं? केनी ने इस मामले की विचित्रता को देखते हुए पूछा। वे दयालु नहीं है, उन्हें चिंता है कि हम उनका सामान चुरा लेंगे। असली गू चाओयान थोड़ी पागल लग सकती थी, लेकिन वो चोर नहीं थी। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बारे में ऐसी अफवाहें कैसे फैली कि वह हवेली के मालिकों और नौकरों दोनों से चोरी करती है। किंग ने उन लोगों को घूर कर देखा जो उनसे दूरी बनाए हुए थे। उसकी मिस ने कभी किसी से कुछ नहीं चुराया था। उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा जब उसकी मिस को गलत समझा गया। क्या वह गू चाओयान है, गू परिवार की बदसूरत मिस? क्या उसे राजकुमार ने नहीं छोड़ा था? उसके पास यहाँ घूमने के लिए कौन सा चेहरा है? अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं खुदकुशी कर लेती। भीड़ में से एक महिला ने ऊंची आवाज में टिप्पणी की। सच है, मैंने सुना है कि सुंदर राजकुमार गू परिवार की दूसरी मिस से शादी कर रहा है। वे एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। गू परिवार की किस्मत अच्छी नहीं है। दो बिल्कुल अलग बेटियां, एक परी है, दूसरी